कि कुछ जोड़ा नहीं, कि कुछ जोड़ा नहीं, कुछ जलाया नहीं। कि कुछ जोड़ा नहीं, कुछ जलाया नहीं, कलम और कागज से मोहब्बत हो गई हमको, क्योंकि हमने अपना दर्द किसी को बताया नहीं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाविकम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो क्लास 12 की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि मॉलिक्यूलर की बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर जेनेटिक्स का सेकंड पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने उसमें कहाँ तक पढ़ चुका है? अभी तक हमने डियर स्टूडेंट समझा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, यानी कि हमने जाना कि डीएनए की खोज कैसे हुई, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई। वहां पर हमने काफी तक स्टूडेंट बेसिक से बात किया, डीएनए होता क्या है। देन हमने ये भी डिस्कस करा कि डीएनए में कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए में बॉन्डिंग क्या क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ध्यान देना स्टूडेंट, हमने एक एक बॉन्डिंग को काफी डिटेल में काफी तक समझने का प्रयास किया। आज हम समझते हैं डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता होगा, आप तो जानते हैं डीएनए है, लेकिन डीएनए की जब हम फर्स्ट लेक्चर में, आप फर्स्ट लेक्चर से इस लेक्चर को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो पहले लेक्चर में आपने बात किया था जेनेटिक्स की डिस्कवरी को लेकर के, तो जेनेटिक्स की डिस्कवरी में देयर आर द मोर साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट। अगर हम बात करें डीएनए की डिस्कवरी में, तो डीएनए की डिस्कवरी में एक साइंटिस्ट का हाथ नहीं है। ऐसा हम कह दें कि एक ही साइंटिस्ट ने डीएनए की खोज की है, तो ऐसा कहना स्टूडेंट सही नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट व्हिच इज इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। कहने का मतलब डीएनए की डिस्कवरी में अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना अलग अलग मत दिया है। ध्यान देना, जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर साहब आए। फ्रेडरिक मिशर साहब ने क्या बता दिया कि पास्कल से खोज लिया, कि पास्कल से खोज लिया, डीएनए को खोज लिया था फ्रेडरिक मिशर साहब ने ही। ध्यान देना, मवाद को उसके से खोज लिया था, उसमें उन्होंने उसको बताया न्यूक्लियर दिया। ध्यान देना, उनको उतना नहीं पता था, जिसको आगे चल कर अल्टमान साहब ने कहा, फ्रेडरिक मिशर साहब, फ्रेडरिक मिशर साहब, फ्रेडरिक मिशर साहब ने बोला क्या हुआ अल्टमान साहब, भाई बोले क्या हुआ। अल्टमान साहब ने कहा कि आपने जो खोजा है, क्या खोजा है, जो न्यूक्लियन खोजा है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। भाई फ्रेडरिक मिशर साहब ने पूछा क्यों है, भाई क्योंकि उसमें एसिडिक नेचर है। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, अल्टमान साहब। किससे कह रहे हैं, फ्रेडरिक मिशर से। तो अल्टमान साहब ने आकर उसके क्या कह दिया, उसे क्या कह दिया भाई, उसे सिंपल सा एसिड प्रकृति बता दिया, यानी न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। आगे चल रहे उस न्यूक्लिक एसिड में क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि इसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस वही प्यूरिन पिरिमिडिन दो टाइप के होते हैं, हमने डिटेल में समझा था नाइट्रोजनस बेस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में काफी तक समझा था। प्यूरिन में जैसे एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडिन में स्टूडेंट हमने क्या समझा, थायमिन साइटोसिन यूरेसिल समझा काफी डिटेल में। देन हमने वहां पर डिटेल में उसका स्ट्रक्चर समझा, किस तरीके से बॉन्डिंग करता है। तो आई होप आपने लेक्चर को देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इसके अलावा जब हम डिस्कवरी में आगे बढ़े, तो स्टूडेंट जैसे ही हमने डिस्कवरी में आगे बढ़ा, तो वहां पर देखा कि वहां पर क्वेश्चन साहब के बाद साइंटिस्ट आए, दैट इज द वाटसन एंड क्रिक साहब। वाटसन एंड क्रिक साहब ने क्या दिया, वहां पर वाटसन क्रिक साहब ने बताया कि डीएनए जो होता है ये कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। ध्यान देंगे कि कैसा होता है, डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है, यानी कि वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम लेवल पर का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो होता है वाटसन क्रिक मॉडल से बन जाता है। ध्यान देना। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल में ऐसी क्या खास बात थी, उन्होंने क्या बताया। वाटसन क्रिक साहब का मॉडल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट। क्यों कहानी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज हमको उसको समझना है एक्चुअल भाई जेनेटिक मटेरियल को किस तरीके से खोजा गया, उसका एविडेंस क्या है, उसको प्रमाण उसका हमको चाहिए, हमको उसका प्रमाण चाहिए भाई। आखिर उसका प्रमाण किस साइंटिस्ट ने दिया, किस साइंटिस्ट ने उसका प्रमाण दिया, उसका प्रमाण क्या है, उसको हम समझेंगे, एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। ध्यान देना, पहले तो हम पहले अपना कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या भाई। थोड़ा सा वीडियो का लास्ट तक आप बने रहना, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी फर्ज बनता है डियर स्टूडेंट, वीडियो का लास्ट तक बने रहो। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तुरंत कमेंट करो, तुरंत उसका स्टूडेंट तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है, और आप कुछ नहीं, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत वगैरह आती है, तो डियर स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे, जिससे क्या हो उसमें सुधार किया जा सके डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम भी आप लोगों से ही सीखते हैं। ध्यान देना। तो स्टूडेंट हम समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं भाई, सिंपल सी बात, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, सिंपल सा डबल डबल हेलिकल, डबल हेलिकल बात करें इसको क्या बोलेंगे भाई, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ, मॉडल ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का द्विगुणन मॉडल किसने प्रस्तुत किया,
यानी कि डबल हेलिक्स और हेलिकल दोनों का मतलब एक ही है। डबल हेलिक्स मॉडल और डबल हेलिकल मॉडल मतलब एक ही, हेलिक्स बोलो चाहे हेलिकल बोलो, समझ पा रहे हो। कहने का मतलब कि डीएनए द्विगुणित होता है, डीएनए का द्विगुणित मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। और देने वाले जो साइंटिस्ट हैं किसने दिया भाई, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल यानी कि द्विगुणित मॉडल किसने दिया, ध्यान देंगे, वाटसन एंड क्रिक साहब ने, ध्यान देंगे स्टूडेंट। वाटसन एंड क्रिक साहब ने क्या दिया, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। क्या बताया कि डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स होता है। बात करें ये कब दिए थे, इनका सन बात करें डियर स्टूडेंट, तो वाटसन एंड क्रिक साहब ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया वो कब दिया था, 1953। कंफ्यूज नहीं होना है डियर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज होने लगते हैं। तो 1953 में वाटसन क्रिक साहब ने क्या दिया था भाई, क्या दिया था, सिंपल सा, यानी कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का द्विगुणन मॉडल दिया, सिंपल सा। जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, ध्यान देंगे, नोबेल प्राइज कब मिला, नोबेल पुरस्कार कब मिला, इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो लगभग बात करें तो डियर स्टूडेंट 1962 के आसपास, ध्यान देंगे 1962 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था। किनको मिला था, वाटसन एंड क्रिक साहब को, ध्यान देंगे। अब आपको हम बताए थे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कहानी। कब, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि वाटसन क्रिक मॉडल जो है, जो वाटसन क्रिक मॉडल जो बना है किस पर आधारित है, ध्यान देंगे, एक्सरे फोटोग्राफी पर आधारित है। इट इज द बेस्ड ऑन, कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन एक्सरे फोटोग्राफी, एक्सरे फोटोग्राफी, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। यानी कि जो वाटसन क्रिक साहब ने अपना डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, डबल मॉडल दिया, वो किस पर आधारित है, वो डियर स्टूडेंट आपका जो आधारित है एक्सरे फोटोग्राफी पर आधारित है। समझते हैं एक्सरे फोटोग्राफी, जैसा कि हमने वहां पर बताया था जब साइंटिस्ट आए थे, कौन भाई साइंटिस्ट आपके आए थे क्वेश्चन के बाद, रोजलिंड फ्रैंकलिन। अब विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जिसको बोल रहे थे, तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया था, वहां पर उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे दी थी। उन्होंने एक्सरे फोटोग्राफी पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट जो एक्सरे फोटोग्राफी पर किया था विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने। तो क्या हुआ कि उनका जो भी डाटा उन्होंने अपना खोजा था, तो वहां पर वो लोग पार्टी करने लगे थे, जिसकी वजह से कोई चुरा लिया था भाई। और ये किसके पास पहुंचा था, ये किसके पास पहुंचा, वाटसन क्रिक साहब के पास पहुंचा। और उसी वाटसन क्रिक साहब ने क्या किया, तभी तो बोलते हैं इट इज द बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है, बहुत बड़ा राज आपको बता रहे हैं डियर, ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब कि भाई फ्रैंकलिन, विल्किन फ्रैंकलिन अपने आप में अगर ये ना सबसे पहले दिए होते तो खोजने में टाइम लग सकता। तो विल्किन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले देखा था, तो वहां पर ये बेस्ड, इसी बोलते हैं कि बेस्ड ऑन एक्सरे फोटोग्राफी के ऊपर आधारित है। मतलब उनका चुरा लिया गया, जिसके इनको मिला वाटसन क्रिक साहब को, तो वाटसन क्रिक साहब ने उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, यानी कि डीएनए का डबल, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ध्यान देना, नोबेल पुरस्कार भी मिल रहा है इनको, सोचो। बात करें विल्किन फ्रैंकलिन भी इसके हकदार थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब कहने का मतलब कि तो इस तरीके से क्या हुआ, हम इसको बोलते हैं डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है ये किस पर आधारित होता है डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे किस पर आधारित होता है, एक्सरे फोटोग्राफी पर आधारित होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ जाते हैं, डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इसके बारे में समरी रहा, थोड़ा सा कहानी रहा। तो कहानी को समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है कहानी, आप बोल रहे हैं क्यों समझना जरूरी है भाई, इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपको आपको थोड़ा सा समरी वाला पार्ट, थोड़ा हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको जानना जरूरी रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से, समझ पा रहे हो कि नहीं। जो भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं ये लेक्चर क्या हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हुए हैं। अगर आप सीक्वेंस वाले लेक्चर देखेंगे तो आपको फील होगा कि जो भी लेक्चर है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हम जरा बातें करते हैं डियर स्टूडेंट, इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता कैसे है, तो सिंपल सा डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल हम बनाते हैं। तो आप लोग भी डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, साथ के साथ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, डीएनए का द्विगुणित मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, डीएनए का
डबल हेलिक्स मॉडल आपको भी साथ के साथ क्या करना है, ड्रा करना है, हाँ या ना। तो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या एग्जामिनर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर आप ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, ध्यान देंगे, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, क्योंकि ये दे देता है बोर्ड एग्जाम में सिंपल सा डीएनए का वाटसन मॉडल का स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप साथ के साथ बना रहे हो ना डियर स्टूडेंट, साथ के साथ बनाओ, कितना देखो सरल है, देखो कितना सिंपल है। बना कि नहीं बना पहले बताओ, बना कि नहीं बना, बना। देखो ये कितना प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये कितना होगा भाई 5 प्राइम, उसका दूसरा सिरा कैसा होगा 3 प्राइम होगा, इनके पैरेलल होते हैं ना, और ये कैसा होगा, ये 3 प्राइम होगा, और ये सिरा कैसा होगा 5 प्राइम होगा, हाँ या ना। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, जो भी डीएनए के स्टैंड होते हैं ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ध्यान देना। एंटी पैरेलल मतलब कि प्रति समांतर होते हैं उसके, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको जरा हम यहाँ से रब करते हैं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो जैसे ही हम डीएनए का इस तरीके से इसका डबल हेलिकल मॉडल बनाते हैं, साथ के साथ आपको बनाना है डियर स्टूडेंट, साथ के साथ बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आता है, ध्यान देंगे। आप इतना बना लिए, बन गया, हाँ बन गया, देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर बात करें ये हमने क्या बनाया है अभी तक हमने इसका बैकबोन बनाया है। बैकबोन का मतलब भाई स्टैंड, यानी कि उसका टेम्पलेट, कुल मिलाकर के बात करें डीएनए का टेम्पलेट हेलिक्स बनाया है, बैकबोन हमने बनाया। अब आपको पता है डीएनए का जो बैकबोन होता है वो बॉन्डिंग किसके साथ करता है भाई, यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम एक्चुअल अगर और बढ़िया से अगर हम इसमें दिखाना चाहें तो इसमें क्या जुड़ा है, इसमें भाई शुगर है, फास्फेट है ना, शुगर है, फास्फेट है, शुगर है, पूरा देख पा रहे हो, यानी कि जो पूरा इसका बैकबोन है इस तरीके से बना है, शुगर फास्फेट फिर शुगर फिर फास्फेट, हाँ या ना, फिर क्या शुगर फिर क्या है फास्फेट, इस तरीके से शुगर फिर क्या है फास्फेट, इस तरीके से इधर भी क्या होगा, शुगर होगा फास्फेट होगा, शुगर होगा फास्फेट होगा, शुगर होगा फास्फेट होगा, हाँ या ना। शुगर कौन सा है, पेंटोज शुगर। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्या है, इधर भी देख पा रहे हो, ये डीएनए का क्या हमने बनाया हेलिक्स, इसको हमने ओपन करके यहाँ पे बनाया है, लेकिन आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो ये वाला बनाने का प्रयास करेंगे। हमने इसका बैकबोन आपको दिखाने का प्रयास किया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे बॉन्डिंग किसके किसके बीच है। देख पा रहे हो जो बॉन्डिंग है किनके किनके बीच देखा जा रहा है, सिंपल सा किसके बीच, शुगर पेंटोज शुगर एंड फास्फेट, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट। ध्यान देना 5 कार्बन वाली शर्करा और फास्फेट ग्रुप के बीच, समूह के बीच बॉन्डिंग देखी जा रही है, सिंपल सा स्ट्रक्चर में ड्रा किया। बात करते हैं इस डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल पर, ध्यान देना। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का जो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, जो इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम यानी 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ध्यान देंगे। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक मेजर ग्रुप के बीच की दूरी जो देखी जाती है, इसमें लगभग कितने एंगस्ट्रॉम देखा जाता है, इसका दूरी जो होता है, ध्यान देंगे 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा दो बेस पेयर की दूरी आपस में, दो नाइट्रोजनी क्षार की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा हम बेस पेयर भी बना लेते हैं इसमें, आप बना रहे हो कि नहीं पहले बताओ, बना रहे हो ना, बना लेना फटाक। अब इसमें हम नाइट्रोजनी क्षार बनाते हैं, देखो जैसे आपको पता है चीज, चार गाफ का नियम आपने पढ़ा होगा, चार गाफ का नियम पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी हमने पढ़ा देते हैं फटाक से, चार गाफ रूल क्या है। चार गाफ साहब ने यही कहा है डियर स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, चार गाफ रूल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार गाफ साहब ने यही कहा कि डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, ध्यान देना। यानी कि इन्होंने जो बताया प्यूरिन बराबर पिरामिडिन, यानी कि जितना प्यूरिन होगा उतना क्या होगा, पिरामिडिन होगा, हाँ या ना, जितना प्यूरिन होगा उतना क्या होगा, पिरामिडिन होगा। इसके लिए हम सिंपल सा एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन का समीकरण क्या बनाते हैं, बताते हैं। प्यूरिन में क्या होता है, ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी, हाँ या ना, सिंपल सा, जितना प्यूरिन होता है उतना क्या होता है, उतना पिरामिडिन होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ए प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, ध्यान देना, ए प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस
सी, इधर क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब कि एक इक्वेशन निकल के आता है, इसका नियम देखो, हम डब्ल्यू हेलिक्स पढ़ रहे थे, चार ग्राफ का नियम भी पढ़ने लगे। थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ, क्योंकि चार ग्राफ का नियम पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं। तो चार ग्राफ का नियम जान लेंगे। साइंटिस्ट का नाम क्या है? चार ग्राफ नियम, ध्यान देना, चार ग्राफ रूल जिसको बोल रहे हैं। चार ग्राफ का नियम सिंपल सा है कि डीएनए में उपस्थित जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, हमने डिटेल में पढ़ा दिया है एक बार। जितना प्यूरिन होता है उतना pyrimidine भी होगा, यानी प्यूरिन बराबर pyrimidine। हमने सिंपल सा एक इक्वेशन बनाया, a प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, ए प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी। अब ये इक्वेशन क्यों बनाया, इसकी जरूरत क्या है भाई? इस पे क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है। जैसे क्वेश्चन कोई दिया, क्वेश्चन क्या दिया, हमें क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, फटाक से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया है कि अगर एडेनिन बराबर कितना है, 30% है। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, एडेनिन बराबर कितना है, 30% है। तो पूछा है गुआनिन कितना होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। एडेनिन बराबर कितना है, 30% है। तो पूछा क्या है, गुआनिन कितना होगा, गुआनिन का परसेंटेज कितना होगा। तो आपको पता है, यानी कि जितना ए होगा उतना क्या होगा, टी होगा, हाँ या ना? जितना ए होगा उतना ही टी होगा। अब भाई ए अगर 30% है तो टी भी कितना होगा भाई, टी भी 30% होगा, हाँ या ना? अगर ए 30% है तो टी भी 30% होगा। तो आप देख लो सिंपल सा, अब 30% ऊपर है, हाँ या ना? 30% इस तरीके से एडनिन है, तो पूछा किसका है, पूछा किसका है, गुआनिन का पूछा है। तो इसमें देखेंगे कितना परसेंट कम पड़ रहा है, कितना परसेंट, 100% में से कितना परसेंट आपको क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो उस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो देखो भाई, 30 इधर 30 इधर, टोटल कितने हो गए, 60 ऊपर हो गए। अब कितना बचा है, 40 बचा है, 40 आया ना? अब 40 बचा है तो 40 में 20% किसका होगा, 20% गुआनिन का हो जाएगा, और 20% किसका हो जाएगा भाई, साइटोसिन का हो जाएगा, आया ना? 20% किसका हो जाएगा, गुआनिन का हो जाएगा, और 20% आपका किसका हो जाएगा, साइटोसिन का हो जाएगा। कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन भी करके, यानी कि 20% हमने किसका निकाला, गुआनिन का, और 20% किसका निकाला, साइटोसिन का, हाँ या ना? तो हम सिंपल सा मतलब कोई भी क्वेश्चन कैसे भी करके, तो पूछा किसका था, पूछा किसका था, गुआनिन का पूछा था, गुआनिन बता देंगे 20% है। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी मतलब कि ऐसे कोई से भी न्यूमेरिकल करके आपको दे, आप कर सकते हैं इस तरीके से, इस इक्वेशन से, इस समीकरण से। तो चार ग्राफ का नियम क्या कहता है, चार ग्राफ का नियम यही कहता है, एडेनिन जितना होगा उतना थाइमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा तो मतलब एडेनिन बराबर थाइमिन, थाइमिन मतलब समझ पा रहे हो ना, जितना प्यूरिन होगा उतना pyrimidine होगा, जितना प्यूरिन है उतना pyrimidine होगा। कहाँ पे होगा, डीएनए में, समझ पा रहे हो? मतलब डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जो बेसिस की संख्या होती है, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन बेसिस की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये कौन सा आप बोल रहे हैं, चार ग्राफ साहब, ध्यान देंगे, कौन सा आप बोल रहे हैं, आपके चार ग्राफ साहब ये बता रहे हैं। थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट, क्या बढ़ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिर अब तो चार ग्राफ साहब ने बता ही दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब चार ग्राफ साहब ने ये तो बताया, लेकिन अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस के बीच आपस में बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, डीएनए के डबल हेलिक्स में किस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस के बीच, नाइट्रोजन क्षारों के बीच बंध किस तरीके से बनेगा, बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, उसको हमको क्या करना है, समझना है, ध्यान दें। तो एडेनिन बराबर डबल बॉन्ड किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से जुड़ सकता है, हाँ या ना? अब आपको पता है गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ रहा था, हाँ या ना? और यही ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा भाई, गुआनिन से ना जुड़ेगा। तो हाँ या ना लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन जुड़ता है, और थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, मतलब थाइमिन को हमने इधर ला दिया, ध्यान देगा, सिंपल सा वही थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, और गुआनिन ट्रिपल साइटोसिन, साइटोसिन को इधर लाया तो साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड क्या, गुआनिन। तो वही बॉन्डिंग इसी में करना है, कर देते हैं, हाँ या ना?
अब बॉन्डिंग को बताने वाला साइंटिस्ट आपको पता चल गया, यहाँ पे चार गैप का नियम भी आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखते हैं फटाक से, हम देखते हैं। और आपस में जो बॉन्डिंग होती है, ध्यान देना डियर, शुगर से होती है। एडेनिन, ये देख पा रहे हो, एडेनिन डबल बॉन्ड किससे, थायमिन से। फिर क्या होगा, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से। फिर क्या होगा, गुवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से। इस तरीके से करते जाओ, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन। ध्यान आया ना, देखो गुवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुवानिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, गुवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुवानिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, गुवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। भाई सिंपल सा बॉन्डिंग है, अभी हमने जो बताया था। बनाएगी नहीं, फटाक से बनाओ, साथ के साथ बनाओ, बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो हमने क्या बताया था, हमने यही बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आपस में, एक नाइट्रोजनस बेस की अगर बीच की दूरी की बात करें तो आपस में जो नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की जो दूरी है, यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हैं, जो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी यहाँ पर, ये एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन और थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, कोई भी नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी बोले तो ये कितना होता है, लिख लेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। हाँ या ना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनके तैयार हो जाता है। यही किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक साहब ने बताया था। यानी कि वाटसन एंड क्रिक साहब ने ये बताया कि जो डीएनए का हेलिक्स होता है कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान देना, कुछ इस तरीके से, जैसे रस्सी होती है, जो रस्सी होती है आपस में दो कुंडलित होती है, जैसे आप इससे समझ सकते हैं, जैसे ये रस्सी देख पा रहे हो, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से देखो डबल हेलिक्स, इसको हम बनाते हैं इस तरीके से। सपोज करो भाई, इसको देख पा रहे हो, ये इस तरीके से होते हैं। आपस में क्या हुआ है, दोनों स्टैंड की क्या है, कॉइलिंग देख पा रहे हो, हाँ या ना, ये भाई इस पे गौर करो। अब आपको ईयरफोन क्या है, सब बिगड़ गया है, सब खराब हो गया है ईयरफोन, देख पा रहे हो, इस तरीके से क्या है, ये देखो डबल हेलिक्स, देख पा रहे हो, आपस में क्या है, कॉइलिंग कुंडलित किए हुए हैं। तो आपस में कॉइलिंग जो है, इस कॉइलिंग को जैसे हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से हम देख पा क्या पा रहे हैं, इसकी जो डायमीटर है, इसका व्यास जो है कितना 20 एंगस्ट्रॉम है। और आपस में यहाँ पे जो कॉइलिंग की है, टोटल मेजर ग्रुप की दूरी, दो बीच की दूरी हम 34 एंगस्ट्रॉम ने देखा। यानी कि दो मेजर ग्रुप की बीच की दूरी हमने जो देख रहे हैं उसको हम 34 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं, 34 एंगस्ट्रॉम। और जो नाइट्रोजन है बेस के बीच की दूरी कितना हमने देखा, कितना देखा भाई, 3.4 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर हमने देखा है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आई होप आपने बनाया होगा, इस तरीके से हम बना सकते हैं क्या, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अब हमेशा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग अभी हमने नाइट्रोजनस बेस का आपको दिखाया है, तो किससे हो रहा है, शुगर से बॉन्डिंग हो रहा है, फास्फेट से नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं, इस स्टैंड में भी दिखा सकते हैं कि एडेनिन जो है डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ रहा है, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से जुड़ रहा है, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ रहा है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ रहा है, गुआनिन से ना जुड़ रहा है। सिंपल सा, हाँ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और आपको वहां पर हमने बताया भी था, जब पेंटोज शुगर उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, भाई शुगर यस, यस फॉर पेंटोज शुगर, ए फॉर नाइट्रोजनस बेस, आपस में एडेनिन और नाइट्रोजनस ना बेस है, प्यूरिन ना है भाई, आपस में बॉन्डिंग कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, ध्यान देंगे कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे यानी कि जिसको बोलते हैं यन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी इसको बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है आपस में, यन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाँ या ना। इसके अलावा आपस में जो बैकबोन है जुड़ी हुई है, देख पा रहे हो, शुगर फास्फेट आपस में दो दो बॉन्ड, यानी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाँ या ना। और ये आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कौन जुड़ा है, सिंपल सा नाइट्रोजनस बेस आपस में जो बॉन्डिंग किए हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस जो है आपस में जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो कौन सी बॉन्डिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमिन पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थायमिन एडेनिन पे डबल हाइड्रोजन, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड, यानी गुआनिन साइटोसिन पे ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ है ना, त्रिक हाइड्रोजन बॉन्ड,
देख सकते हैं भाई, सिंपल सी कहानी है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार कर सकते हैं। हाँ है ना, समझ में आएगी नहीं, पेपर में आता है आपको, ध्यान देंगे, बना लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। सिंपल सा करना क्या है, इस तरीके से बनाना है। बनाने के बाद इसका डायमीटर याद रहना चाहिए, 20 एंगस्ट्रॉम ऊपर। इसके बाद यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम देख पा रहे हैं, बेस पेयर की दूरी कितना है, कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक जो मेजर ग्रुप में इस तरीके से जो देख पा रहे हैं हम, इतने बेस पेयर होते हैं, लगभग 10 बेस पेयर देखे जाते हैं, ध्यान देना, हाँ या ना, लगभग 10 बेस पेयर के। और 10 बेस पेयर की इस सभी बेस पेयर के बीच की दूरी हम देख ही पा रहे हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम करके। इस तरीके से आई होप डियर स्टूडेंट आपने बना लिया होगा फिगर। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमको जानना क्या है, हमने तो जाना क्या, हमने तो सिंपल सा जाना डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कैसे था, डीएनए का द्वितीयक मॉडल, यानी कि किस तरीके से वाटसन के सामने अपना प्रस्तुत किया। अब हमको अपनी कहानी में आगे बढ़ना है, कहानी में आगे बढ़ना है, यानी कि अब हमको अपनी कहानी में ये जानना है कि डीएनए का तो वाटसन की मॉडल साहब ने दे दिया स्ट्रक्चर के बारे में। अभी भाई हमको जानना क्या है, अभी तो हमको ये जानना है कि डीएनए को हम माने क्यों, भाई क्यों माने हम डीएनए भाई। अब आप सोच रहे हैं क्यों माने डीएनए को, ये भाई क्या बात है। अरे भाई कई साल पहले पुरानी की बात है, मेंडल के समय से देख रहे हो डीएनए की खोज नहीं हुई थी, प्रोफेसर साहब आके परेशान हो गए हैं, सब अपना अपना न्यूक्लियन न्यूक्लियन बोल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, फिर आगे चलकर साइंटिस्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो भाई साइंटिस्ट को प्रमाण दो, साइंटिस्ट को क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। बिना प्रमाण के हम नहीं मानेंगे, बिना एक्सपेरिमेंट। भाई विज्ञान क्या मानता है, विज्ञान क्या मानता है, प्रमाण मानता है, उसको प्रयोग दो। समझ पा रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंट आपने किया है सही से, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपने प्रयोग किया तो भाई मानेगा विज्ञान। अगर आपने प्रयोग करके नहीं दिया, आपने जो भी बोल दिया ऐसे मुंह से आप बोल रहे हो, तो थोड़ी ना मानेगा साइंटिस्ट, तो नहीं मानता विज्ञान, ध्यान देना, साइंस नहीं मानता है। साइंस के लिए क्या जरूरी है, एक्सपेरिमेंट। तो अब वही देखने वाले हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल डीएनए है, इसको जानने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। पहले जो आपके साइंटिस्ट आए थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब, ध्यान देना। अभी हम एक एक करके आपको दिखाते हैं, आपको किस तरीके से एक्सपेरिमेंट, किस तरीके से क्या हुआ। तो एक बार थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब क्या थे, एक ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, ध्यान देना। ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे माइस के ऊपर, यानी चूहों के ऊपर अपना प्रयोग किया था, ध्यान देना। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब हैं, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, चूहों के ऊपर। तो भाई इन्होंने चूहों के ऊपर आखिर क्यों एक्सपेरिमेंट किया, क्यों इन्होंने चूहों के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि भाई ये चूहों में एक बीमारी होती थी निमोनिया, इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के बैक्टीरिया के स्ट्रेन तैयार किए थे। एक था आर सेकेंड स्ट्रेन, एक था यस थर्ड स्ट्रेन। ये खुद तैयार किए, कौन तैयार किए, कौन तैयार किए भाई, अरे फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब। अगर आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब की कहानी एक्चुअल सुनेंगे तो हंसने लगेंगे, क्योंकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब बहुत सारे चूहे जिलाए थे, ध्यान देना। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चूहे के ऊपर, तो ये अपने घर में बहुत सारे चूहे पाल लिए थे। सोचो साइंटिस्ट का जज्बा क्या है, अपने आप में दैट्स ग्रेट। अब देखो टिबला गिरे जा रहा है, 2 मिनट इसको इधर रखते हैं। साइंटिस्ट का जज्बा देखो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने क्या किया था, अपने घर में लगभग हजारों चूहे उस समय पाले थे। सोचो इतना ज्यादा चूहे, अब चूहे खिला पिला रहे हैं, चूहों को खिला पिला रहे हैं, आदमी खाने में मिलता ही नहीं रहा है, चूहों को खिला रहे हैं। सोचो, समझ पा रहे हैं चूहों को। अब चूहों की इतना ज्यादा सेवा पानी करते थे कौन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब। अब भाई बारी आई, उन्होंने बैक्टीरिया की 2 कॉलोनी तैयार की, 2 प्रकार के स्टैंड, स्टैंड मतलब वेराइटी, ध्यान देंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, एक भी चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बहुत तक समझना है चीजों के बारे में, ध्यान दें। एक आपके टिप्स पर होना चाहिए क्या,
भाई एक्सपेरिमेंट कौन सा, फ्रेडी ग्रिफिथ साहब का, और टिप्स पर होगा, एक गारंटी है, बस आप लास्ट तक बने रहो बस वीडियो पर। क्या कहानी थी, अब फ्रेडी ग्रिफिथ साहब क्या किए कि इन्होंने बहुत सारे चूहे जिला लिए। अब ये करते क्या थे कि इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया जो निमोनिया बीमारी उत्पन्न करते थे, इन्होंने वही बैक्टीरिया के एक्चुअल 2 स्ट्रेन तैयार किए थे। एक आर सेकेंड स्ट्रेन था, एक एस थर्ड स्ट्रेन था। अब भाई आप ये भी जानना जरूरी है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो निमोनिया बीमारी उत्पन्न करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, निमोनोकोकस निमोनिया। आपने बोल रहे ये क्या बोला भाई, इसको कई नामों से जानते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में लिखा है, ध्यान देना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अथवा इसी को 11th में पढ़ा होगा डिप्लोकोकस निमोनिया, इसी को निमोनोकोकस निमोनिया भी कहते हैं, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर कंप्यूटर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में आ गया तो ऑप्शन में तीनों अगर ऑप्शन दे दिया तो आपको सही ऑप्शन मानना है, करेक्ट ऑप्शन इज द मोर करेक्ट। करेक्ट तो तीनों है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर कहाँ पर चुनना पड़ता है, ध्यान देना। ज़्यादा करेक्ट कौन होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ध्यान देना। तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया क्या करता था, निमोनिया बीमारी उत्पन्न करता था, किसमें, चूहों में। अब चूहों में जब निमोनिया बीमारी उत्पन्न होता था, तो वही निमोनिया बीमारी उत्पन्न जो चूहे क्या होते हैं, जैसे जिस चूहे में निमोनिया बीमारी हो जाती थी वो मर जाता था। अब भाई किसमें हो जाती थी, कौन मर जाता था, कैसे मर जाता था, समझते हैं इसको, हम समझ लेते हैं। जो आपका आर्क सेकेंड था, ध्यान देना, जो आर्क सेकेंड था वो रफ था। रफ का मतलब वो खुरदुरा था। हम इसको इस तरीके से समझते हैं, ये देखो ये आर सेकेंड है, आर सेकेंड मतलब ये रफ है, ये क्या है, रफ है, खुरदुरा है। अब आर सेकेंड बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन होगी, अब इसको चूहे के अंदर इंजेक्ट करेंगे। इसका सपोज करो चूहा है, ये क्या है, चूहा है। अब इसको इंजेक्शन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ये देखो, इंजेक्शन के माध्यम से इसको चूहे के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या इंजेक्ट कर रहे हैं भाई, आर सेकेंड स्ट्रेन। आर सेकेंड स्ट्रेन क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखना चाहते हैं कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है क्या, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, चूहा मरता है जिंदा रहता है, इसमें चूहे में होता क्या है। जैसे ही उन्होंने आर सेकेंड को माइस के अंदर यानी चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, तो हुआ क्या, चूहा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, क्योंकि आर सेकेंड जो था रोग नहीं उत्पन्न करता है चूहों में। क्यों नहीं उत्पन्न करता है भाई, क्यों माने हैं, क्योंकि ये रफ होता है। रफ का मतलब खुरदुरा होता है। खुरदुरा क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो होती है पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं पाई जाती, ऐसा बैक्टीरिया जो रफ है, आराम से जाएगा, और जाने के बाद जो चूहों की है, ध्यान देना, चूहा इसको समझ रहे हैं, जो चूहे की इम्यून सिस्टम होगी, जो चूहे की प्रतिरक्षा तंत्र होगी, वो क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को मार देगी। यानी कि बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और मर जाएगा जी, 8 सेकंड क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब 8 सेकंड मर गया, यानी बैक्टीरिया मर गया। अब जीवाणु तो मर गया चूहे की बॉडी के अंदर ही। कैसे मरा, क्योंकि चूहे की बॉडी की इम्यून सिस्टम खुद ही इतना रिस्पॉन्सिबल थी, बैक्टीरिया को खुद ही मार दी। बैक्टीरिया कुछ इसका बिगाड़ ही नहीं पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया था, क्योंकि भाई वो रफ था, उसकी बॉडी ने, उसकी इम्यून सिस्टम ने, उसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र चूहे की, इसको पहचान ली, जिसकी आसानी से एंटीबॉडी बना के इसको मार दी। मर गया, कौन मरा, ये मर गया खुरदुरा वाला। अब देखो दूसरा केस करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से यस थर्ड वाला लगाते हैं। अब यस थर्ड वाला क्या है भाई, यस थर्ड होगा क्या, आपको पता है, यस थर्ड यानी चिकना स्मूथ, और ये बीमारी उत्पन्न करता है, यानी पैथोजेनिक होगा, हाँ या ना, पैथोजेनिक यानी बीमारी उत्पन्न करता है। अब ये क्या है, इस तरीके से इसके ऊपर क्या है, खोल है, देखो ये हम देखो ये यस थर्ड, अब खोल है। अब खोल का मतलब, अब इसके अंदर जाएगा, किसके अंदर, चूहे के अंदर। अब देखो चूहे के अंदर गया, गया चूहे के अंदर। अब चूहे की बॉडी यानी इसकी इम्यून सिस्टम इसको मारने की खूब कोशिश करती है, देखो मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसकी प्रतिरक्षा तंत्र इसको मार नहीं पाती, इसका कुछ नहीं बिगाड़ कर पाती, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। क्यों नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि भाई ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैप्सुलेटेड है, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की बनी एक कैप्सूल है, हाँ या ना। अब होगा क्या भाई, सिंपल सी कहानी होगी, ये ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी कि प्रभावी हो जाएगा, जिसकी वजह से चूहे की इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा हार जाएगी, चूहे में बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। और कौन सा बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, निमोनिया।
जैसे चूहों में निमोनिया बीमारी उत्पन्न होगी, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, हाँ या ना। जैसे ही हमने 8 सेकंड को लगाया चूहा नहीं मरा, लेकिन 10 थर्ड को लगाया चूहा क्या हो गया, मर गया, हाँ या ना। अब देखो केस थर्ड यूज करते हैं। केस थर्ड क्या करते थे फ्रेडरिक साहब, केस थर्ड में क्या करते थे कि यस वाले को गर्म कर दे रहे हैं। अब यस वाले को गर्म कर दिए, अब गर्म करने के बाद भाई इसकी कैप्सूल टूट गई, इसकी खोल टूट गई, अब खोल टूट गई, बन गया आर, अब चूहे के अंदर गया, भाई चूहे के प्रोटेक्शन इसको मार देगी, क्योंकि इसकी खोल तो टूट गई है, खोल तो इसकी टूट गई, आर वाला है इसको आराम से मार देगी, चूहे की प्रतिरक्षा तंत्र आराम से मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, चूहा तो जिंदा रहेगा, सिंपल। लेकिन जब कंडीशन फोर्थ की बात करते हैं, कंडीशन नंबर फोर्थ कंडीशन क्या है, इन्होंने गरम किया, किसको गरम किया भाई, गरम किया, किसको गरम किया, यस थर्ड को। अब हीटेड यस थर्ड में क्या मिलाया, इन्होंने आर को मिला दिया, हीटेड थर्ड में यस, यानी यस जो था यस थर्ड वाला, इसमें आर सेकंड को मिलाया। अब जैसे आर सेकंड को मिलाया, हुआ क्या, होना क्या चाहिए, आप अकॉर्डिंग बताओ क्या होना चाहिए, चूहा नहीं मरना चाहिए, लेकिन चूहा मर जाता है भाई, आर सेकंड बीमारी नहीं उत्पन्न करता था, हाँ या ना, आर सेकंड से चूहा नहीं मरा था, अभी हमने देखा, लेकिन यस थर्ड को गर्म करने के बाद भी चूहा नहीं मरा था। अब देखो दोनों को आपस में मिला ले रहे हैं, पहले तो एक को गर्म किए, किसको गर्म किए, यस थर्ड को, गर्म हो गया, टूट गया उसकी खोल, अब उसमें आर को मिला दिए, अब जैसे आर को उसमें मिलाया तो हुआ क्या भाई, क्या हुआ, चूहा मर गया उसके अंदर, जैसे उन्होंने इंजेक्ट किया, जैसे इंजेक्ट किया चूहा क्या हो गया, मर गया। इन सब बातों को आई को पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं, लेकिन इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पर देखो,